ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग बेसिस और डायमेंशन की बात कर रहे थे, है ना, कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो वेक्टर स्पेसेस थे उनकी क्या डायमेंशन होगी और क्या बेसिस रहेगी, उसकी स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगी, है ना, व्हाट अबाउट द जनरल बेसिस। तो सारी चीजें हमने सीखी थी। हमने सीखा था कि सी एन ओवर सी, है ना, ये वेक्टर स्पेस था। तो इसके जो डायमेंशन होती दैट इज योर एन। और अगर हम इसी सी एन ओवर आर ले लेते हैं तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाती है, टू एन। ओके, तो अगर स्टैंडर्ड बेसिस की बात करें तो वी नो दैट दिस 1 0 0 0 0 एंड दिस इज 0 1 0। इस तरीके से हमारे पास कितने वेक्टर्स होंगे, दैट विल बी ऑफ एन वेक्टर्स, है ना। तो इनको हम E1 E2 के नाम से भी जाने, E1 E2 इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम सी एन और आर लेते हैं तो बेसिकली एक तो ये सारे हमारे एन वेक्टर्स हो जाएंगे। बाकी उसके बाद अभी तो यहाँ पर हमने वन को पोजीशन करा है, ठीक है, उसके बाद हम आयोटा को पोजीशन करेंगे, है ना। तो वी शुड हैव आयोटा 0 0 एंड सो ऑन, इस तरीके के हमारे पास। तो ये एन वेक्टर्स हो जाएंगे। तो ये हमारे पास इसको हम इवन डैश करके हम इसको नोटेट करते हैं। दिस इज ई एन डैश। तो एन वेक्टर्स ये हो जाएंगे और बाकी ये E1 E2 एंड एन वेक्टर्स ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिस होती है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड बेसिस। तो अगर हम इसके अंदर सी एन के अंदर कोई भी एन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ले लेते हैं तो वो बेसिस बनाएगी। इसी तरीके से सी एन आर के अंदर अगर हम टू टू एन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट ले लेते हैं तो वो बेसिस बना देती है। ओके, तो आइए कुछ और स्पेसेस की बात करते हैं। So let's talk about MNC. MNC. So this is the collection of all matrices of order Mn. Okay, and the entries from the complex number. ठीक है, over the field, over the field, over the field C. ओके, तो इसके अगर हम बात करेंगे तो Mn ऑर्डर की है तो यू कैन हैव अ मैट्रिक्स ऑफ Mn ऑर्डर। ओके, M by N ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स रहेगी और जिसमें आप इंट्रीज करोगे, वी हैव इंट्रीज वन हेयर एंड अदर विल बी जीरो। सो इस तरीके से और सारे हमारे पास जीरो रहेंगे, सारे के सारे पॉइंट्स जीरो रहेंगे। इसी तरीके से जब सेकेंड मैट्रिक्स लिखोगे तो यू जस्ट पोजीशन सेकेंड एलिमेंट, इट मींस एवरी एलिमेंट वंस वी विल गेट वन हेयर। ओके, और दिस इज आल्सो M by N मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हमारे पास 0 0 फिर 1 0 इस तरीके से। तो वन हमारे पास मूव होता जाएगा सारे एलिमेंट्स के ऊपर। तो ऐसी कितनी मैट्रिसेस बन जाएंगी, मोहन जी बताइए। इन द लास्ट वी हैव वन हेयर इन दिस इंड। बताइए ऐसी एम कितनी एन मैट्रिसेस बनेंगी, क्योंकि हर एक एलिमेंट। एम एन मैट्रिक्स। हाँ, M इंटू एन मैट्रिसेस मतलब MN मैट्रिसेस बनेंगी। तो और क्योंकि हम सब कॉम्प्लेक्स इंट्रीज ही ले रहे हैं यहाँ पर, है ना, कॉम्प्लेक्स इंट्रीज है और ओवर सी है, ठीक है। तो बी नो नीड ऑफ आयोटा, यहाँ पर आयोटा की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि इनका जो डायमेंशन हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड बेसिस हो जाएगी, दिस इज स्टैंडर्ड बेसिस, और इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू M इंटू एन, है ना। Mn विल बी द डायमेंशन। तो सी Mn M Mn ओवर C विल बी इक्वल्स टू Mn ऑर्डर। ओके, सिमिलरली अगर इसी को हम Mn C यहाँ पर इंटीज है ओवर R ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आयोटा वाला भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो जैसे यहाँ पर ये Mn बनेगी उसी तरीके से Mn हमारे पास आयोटा रखने के बाद बनेगी। तो इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी
that will be equal to 2 mn. Clear? और if you are just talking about mn over c over r, सॉरी क्यू, तो इसकी जो डायमेंशन इनफाइनाइट होती है ना, तो दिस इज डायमेंशन इज इनफाइनाइट. If you are just talking about mn इंट्रीज r over r, तो ये सिंपली जो पहला था वैसे ही होगा, तो इसकी डायमेंशन भी कितनी हो जाएगी, mn. और अगर हम यू आर जस्ट टेकिंग mn r ओवर q, तो इसकी जो हमारे पास डायमेंशन इन्फिनिटी हो जाएगी. और if you are writing this is mn r, sorry q, I'm not writing here q. हमें लगता है ग्रीन स्क्रीन ज्यादा अच्छी लग रही थी ना, ओवर क्यू. तो हाँ, ग्रीन्स की अगर ज्यादा ओवर सही क्यू थी। ले रहे हो तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी mn. ठीक है. और जो हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस है, उस जो हमने पहले बताया वैसे ही है ना, ऐसे ही 100 इस तरीके से चलेंगे. वो स्क्रीन चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं, 1 मिनट रुको. अब सही लग रहा है ना, येलो पेन ले लेते हैं. ओके, तो दिस इज मैट्रिसेस के ऊपर हम बात कर लिए. ठीक है, अगर हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की. ठीक है, तो अगर हम मान लो वेक्टर स्पेस पॉलिनोमियल लेते हैं, दैट इज योर PNC. तो दिस इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट n, है ना, अप टू n डिग्री के सारे पॉलिनोमियल का कलेक्शन है. एंड द कोएफिशिएंट फ्रॉम C, कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड वी आर टेकिंग दिस इज अ वेक्टर स्पेस ओवर C. ओके, तो इसके लिए जो हमारे पास बेसिस हो जाएगी, स्टैंडर्ड बेसिस, that will be what, that will be 1x x square x cube, because these all are the independent sets, है ना, इंडिपेंडेंट पॉलिनोमियल्स, है ना. किसी एक को किसी दूसरी की मदद से हम जनरेट नहीं कर पाएंगे, या लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख पाएंगे. तो ये कितने यहाँ पर तुम्हारे पास वेक्टर्स हैं या कितने पॉलिनोमियल्स हैं, दैट विल बी n+1. ध्यान देना, अगर हम डिग्री n की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वी विल बी नीड n+1 कॉफिशिएंट, है ना. और बेसिकली जो n+1 कॉफिशिएंट है वही लीनियर कॉम्बिनेशन में हमें लिखना होता है. सो वी नीड n+1 टर्म्स. ठीक है, तो एक कांस्टेंट टर्म हो जाता है, बाकी तो n डिग्री वाले टर्म्स हो जाते हैं. तो तुम्हारे पास इसके बेसिस में n+1 एलिमेंट्स होंगे. तो डायमेंशन इसकी क्या हो जाएगी, दैट इज योर n+1. तो ये ध्यान रखिएगा कि डिग्री अगर n है तो डायमेंशन विल बी n+1. और दिस इज योर स्टैंडर्ड बेसिस. एंड एनी n+1 linearly independent polynomials will form a basis for PNC. Okay, in the similar way, if you are just इसको 1 मान दें, इन द दूसरा अगर हम यहाँ पर PNC ओवर R ले लेते हैं, तो ओवर आर हमारे पास फिर आयोटा वाला टर्म भी होना चाहिए, है ना. तो दिस नीडेड द बेसिस इन दिस वे, दैट इज इक्वल्स टू, जस्ट अ सेकेंड, दैट इज इक्वल्स टू 1x x स्क्वायर अप टू xn. ओके, एंड आयोटा x एंड आयोटा x स्क्वायर अप टू आयोटा x पावर n. ओके, तो
यहाँ पर n+1 टर्म्स ये होंगे तुम्हारे पास, और n+1 टर्म आयोटा वाले होंगे, ठीक है। तो वी हैव डायमेंशन, डायमेंशन कितनी इसकी हो जाएगी, जस्ट इक्वल टू 2 टाइम्स n+1। गॉट इट और नॉट? तो ये ध्यान रखना, जब हम C/R ले रहे हो तो डायमेंशन डबल हो जाती है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, थर्ड वेक्टर स्पेस दैट इज योर Pn/C/R, सॉरी, ओवर क्यू, तो दैट इज इनफाइनाइट, हमारे पास इसकी डायमेंशन इनफाइनाइट हो जाएगी, देयर इज नो स्टैंडर्ड बेसिस। नंबर थर्ड, if you are just writing this is Pn/R over C over R, so तो इसकी बस सेम जैसे अभी स्टैंडर्ड बेसिस हमने उसके लिए पढ़ा था, Pn/C/C के लिए, तो इन द सेम वे we have 1x square up to x power n, so the dimension will be n+1. Okay, fifth, this is Pn/R over Q, तो इसकी वही डायमेंशन इनफाइनाइट। नेक्स्ट है दिस इज Pn/Q over R over Q, so that will be standard basis will be what, this is your same as, and dimension will be n+1। क्लियर? अब अगर हम बात करते हैं जनरल, जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल्स है ना, तो कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल्स विद द कोएफिशिएंट c, तो अगर हम यहाँ पर इफ यू आर राइटिंग दिस इज PC, अब यहाँ पर हमारे पास डिग्री रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब हर एक डिग्री का पॉलिनोमियल यहाँ पर है, तो P/C PC/C, सो दिस, इसकी जो हमारे पास डायमेंशन होगी दैट इज इनफाइनाइट, क्योंकि हमारे पास कोई फाइनाइट वेक्टर्स नहीं होंगे जो इसको जनरेट करें। और इसकी अगर हम बेसिस की बात करें तो यू कैन राइट इन दिस वे, दैट इज योर 1x अप डो, इस तरीके से हमारा डिग्री इंक्रीज करते हुए, क्योंकि हर डिग्री का पॉलिनोमियल यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। और इसी तरीके से इफ यू आर राइटिंग PC/R, ठीक है, तो इसकी जब हम बेसिस लिखने जाएंगे दैट विल बी इनफाइनाइट बेसिस, वी आर नॉट हैव फाइनाइट वैल्यूज, तो इसकी जब हम बेसिस लिखने जाएंगे तो आयोटा टर्म्स भी होंगे वहां पर, x अप टू इनफाइनाइट, एंड वी कैन हैव आयोटा एंड आयोटा x एंड आयोटा x² एंड सो ऑन, तो दिस इज इनफाइनाइट, और इसकी भी इनफाइनाइट बेसिस होगी, डायमेंशन इनफाइनाइट। तो ये हमारे पास जो कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल्स है ना, तो वहां पर डिग्री रिस्ट्रिक्शन नहीं, जब हम कहते हैं कि अप टू डिग्री n, तो हमें केवल n डिग्री तक के ही इंडिपेंडेंट पॉलिनोमियल चाहिए होते हैं, है ना, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इसी तरीके से यू कैन से अबाउट द P/C/Q, यहाँ तो इनफाइनाइट डिग्री इनफाइनाइट होगा ही, बट यहाँ वी आर नॉट एबल टू राइट द बेसिस। ओके, P/R over R, एंड इसकी इसकी तो बेसिस सेम हो जाएगी जो अभी लिखा है हमने, 1x एंड सो ऑन, और डायमेंशन तो इनफाइनाइट ही रहनी है, क्योंकि इसमें फाइनाइट एलिमेंट्स बेसिस में होंगे ही नहीं। P/R/Q, तो यहाँ पर डायमेंशन इनफाइनाइट, और P/Q/Q, तो यहाँ पर हमारे पास इन द सेम बेसिस 1x² अप इंफिनिटी, और डायमेंशन विल बी क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट सम स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेसेस, है ना, जिसकी हमने बेसिस लिख ली। तो ये स्टैंडर्ड बेसिस आपको पता होनी चाहिए और उसकी डायमेंशन आपको कंफर्म होनी चाहिए, ठीक है। ओके,
सो आइए कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, तो एक सवाल करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो दिस इज वन क्वेश्चन इज हियर। A subspace space W of R3 R5 is generated by the vectors. The V1 is this 1 1 1 2 3. Okay. V2 is just equal to 1 2 minus 1 minus 2 and 1. And V3, that is your 3 5 minus 1 minus 2 and 5. Okay. And V4, that is equals to 3 6 minus 3 minus 6 and 3. Okay, so we have these four vectors, and there is some subspace of R5 that is generated by these vectors. Okay, तो इन्होंने क्या पूछा है? Find a basis of W and dimension of W, and also extend this basis to get a basis of R5। देखिए कितना अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व इट। क्या बोला कि W इज द सब स्पेस विच इज जनरेटेड बाय दीज वेक्टर्स। ओके, तो आपको बताना है कि हमने एक चीज बताया था, एक चीज हमने पढ़ा था, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ा था कि द Li वेक्टर्स, number of Li vectors is always less or equal to basis, या डायमेंशन कह सकते हो, number of elements in basis, and it's less or equal to number of generating vectors। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस और ऑलवेज लेस और इक्वल टू नंबर ऑफ जनरेटिंग वेक्टर्स। ठीक, तो यहां पर से फोर वेक्टर जनरेटिंग वेक्टर्स गिवन है, तो इसका मतलब है कि जो बेसिस में एलिमेंट्स हो सकते हैं वो लेस और इक्वल टू फोर हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। मतलब बेसिस से कम वेक्टर्स कभी भी जनरेट नहीं कर सकते वेक्टर स्पेस। ठीक है, बेसिस में अगर, तो इसकी जो डायमेंशन रही होगी, तो ये जो फोर वेक्टर्स गिवन है, इन फोर वेक्टर्स में अगर हम ये देख ले कि कितने वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, और दो चीजें हमें देखनी, एक तो ये देखना है कि कौन सा वेक्टर किसी दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है तो वो वेक्टर को हम जनरेटिंग सेट से हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि और वेक्टर्स की मदद से हम उसको जनरेट कर पा रहे हैं, तो उसको हम जनरेटिंग से हटा सकते हैं। और दूसरा, हमें ये देखना है कि कितने कौन से एल आई वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ढूंढने होते हैं इन V1 V2 एंड V3 और V4 वेक्टर्स में से। ठीक है, उसे हम कैसे करते हैं, तो हम आपको प्रोसेस बताते हैं। तो लेट अस कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए। ठीक है, हुज रोज आर गिवन, आर द गिवन वेक्टर्स।
तो हम एक ए मैट्रिक्स बना लेते हैं। ठीक है, तो इनको हम कॉलम्स में भी लिख सकते हैं, रोज में लिखेंगे तो हमारे पास वो जो वेक्टर्स हैं वो रिमेन द सेम। जब हम कॉलम्स में लिखेंगे तो हम जब उठाएंगे वेक्टर्स को तो कॉलम से उठाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी हम जब हमें एल आई वेक्टर्स को देखना होता है तो वी जस्ट राइट ऑल द वेक्टर्स इन द रोज। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए whose rows are the given vectors। जो वेक्टर्स गिवन है उनको हमें रोज में लिख लेना है और उसके बाद उसकी रैंक निकालनी है और इंडिपेंडेंट वेक्टर्स बतानी है। तो वी जस्ट राइट ए। सो 1 1 1 2 3 हमने पहला वेक्टर लिखा। फिर हमारे पास 1 2 -1 -2 एंड 1। फिर तीसरा 3 5 -1 -2 एंड 5। फिर इसके बाद 3 6 -3 -6 एंड 3। दिस इज आवर वेक्टर। क्लियर। तो दिस इज ऑफ ऑर्डर, अगर हम ऑर्डर की बात करें तो दिस इज अ 4 by 5 ऑर्डर है ना। तो 4 वेक्टर्स है हमारे पास, और क्योंकि ये R5 से लिए गए हैं तो इसका मतलब है देयर विल बी 5 टपल्स। ओके। अब इसको तुम्हें रिड्यूस करना है रो इक्विवेलेंट फॉर्म के अंदर। तो लेट अस रिड्यूस इन द रो इक्विवेलेंट फॉर्म। तो अप्लाई करते हैं, क्या क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट को रिमेन द सेम, 1 1 2 3। अब इसमें लगा दीजिए R2 को आप रिप्लेस करिए, दिस इज R2 - R1। और R3 को रिप्लेस करिए, दिस इज और R3 - 3 टाइम्स ऑफ R1। एंड R4 को भी रिप्लेस करिए, दैट इज और R4 - 3 टाइम्स ऑफ R1। क्लियर। तो ये 1 - 1 इज 0, और 2 - 1 1, and this is -1 - 1 is -2, and -2 - 2 is -4, and 1 -2 is -3 is -2। Okay, then 3 - 3 is 0, and 5 - 3 is 2, 5 - 3 is 2, and -1 - 3 is -4, and -2 and 3 to just 6, -6 is -8, and 5 - 9 is -4। Okay, and this again, this is your 3 - 3 is 0, 6 - 3 is 3, and -3 and -3, तो माइनस का 6 हो जाएगा। एंड माइनस का 6 इज -12, and what we say, this is your 3 - 9 इज -6। तो ये हमारे पास अ, ये ऑपरेशन लगाने पे मैट्रिक्स मिल गई, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बन गई। नेक्स्ट क्या करते हैं, तो ये फर्स्ट पोजीशन हो गया। अब सेकंड रो में आते हैं, तो ये हो गया। अब इसके नीचे के हमें जीरो करने होते हैं। दिस इज 1 1 1 2 3, एंड दिस इज 0 0। सेकंड रोज रिमेन द सेम, -2 -4 एंड -2। नेक्स्ट वी व्हाट वी से, तो चलिए, तो यहाँ पर हमें थर्ड रो को 0 करना है। तो वी जस्ट अप्लाई R3, योर R3 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R2। फिर R4 में लगाएंगे, दिस इज और R4 माइनस का 3 टाइम्स ऑफ R। ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 0, और 2 - 2 इज 0, -4 इज 0, -8 0। ये 2 का मल्टीपल ही है तो ये 0 आ जाएगा, ये 3 का मल्टीपल है तो ये भी 0 बन जाएगी।
ठीक, तो वी हैव ओनली टू पिवट पोजीशंस, इट मींस रैंक ऑफ दिस इज टू, तो रैंक ऑफ ए इज टू, तो दिस इज जो रैंक होती है दैट इज कॉल्ड डायमेंशन फॉर दैट। तो डायमेंशन ऑफ द सब स्पेस W इज ओनली टू। ओके, तो डायमेंशन इज टू, क्लियर। तो यहाँ पर डायमेंशन हमें मिल गई, दिस इज ऑफ W। और ये जो ऊपर के हमारे पास दो दो रोज हैं, यही हमारे पास एज अ बेसिस काम करेगी। डायमेंशन टू, तो टू लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ही हैं हमारे पास, है ना, तो इनको उठा के हम रख देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बेसिस। तो बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस विल बी व्हाट। तो हमें क्या करना है, जो गिवन वेक्टर है उनको रोज, उनकी रोज रोज में लिख लेना है, और जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी उसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और जो हमारे पास नॉन जीरो रोज हैं उनको लिख लेना है एज अ, और नॉन जीरो रोज इसका मतलब रैंक, तो उस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी दैट विल बी द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस। एंड साथ साथ में जो नॉन जीरो रोज हैं वही हमारे पास बेसिस फॉर्म कर देंगी, ठीक है, तो दैट इज द बेसिस। तो इसको हमने रिड्यूस कर लिया इन द लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, है ना। तो वी हैव हेयर दिस इज वन 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 टू थ्री, एक तो ये वेक्टर हो गया, दूसरा हो जाएगा 1 -2 -4 एंड माइनस का 2। तो दिस, सॉरी सॉरी, लास्ट में तो जीरो आएगा ना, ये पहला तो जीरो टर्म है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा दैट इज योर 0 1 -2 -4 एंड -2। तो ये दो वेक्टर्स हैं दैट इज फॉर्म अ बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस, सब स्पेस W, बेसिस फॉर W, और ये डायमेंशन होगी, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला था कि एक्सटेंड दिस बेसिस टू द बेसिस ऑफ R5। तो R5 बेसिस के लिए हमारे पास 5 एलिमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि 5 लिनियरली इंडिपेंडेंट चाहिए। तो हमें क्या, यू नो दैट स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R5 क्या होती है तुम्हारे पास, यू नो दैट E1 दैट इज योर 1 0 0 0 0, ये हमारे पास हो जाएगी। E2 जो होता है देखिए 0 1 0 0 0, और E3 जो तुम्हारे पास होता है 0 0 0 1 0, एंड E4 दैट इज कुछ टू, नहीं नहीं E3 पे यहाँ पे आएगा, ये जीरो हो रहेगा, और इसे 0 0 0 1 0 इस तरीके से, एंड E5 जो लास्ट में जीरो आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये इस तरीके से। ठीक, तो ये हमारे पास होती है स्टैंडर्ड बेसिस। तो हमें इस बेसिस को एक्सटेंड करना है टू फॉर्म द बेसिस ऑफ। तो हम क्या कर सकते हैं, इन जो स्टैंडर्ड बेसिस के कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ इस तरीके से हम उठा सकते हैं कि वो इनके साथ क्या हो, लिनियरली इंडिपेंडेंट हो। हमें 5 वेक्टर्स चाहिए जो कि लिनियरली इंडिपेंडेंट हो, सच दैट अगर हम कह रहे हैं कि इस बेसिस को एक्सटेंड करके दूसरी बेसिस बनानी है, इसका मतलब ये है कि इस बेसिस के एलिमेंट्स हमें रखने हैं, है ना, वी नीडेड दैट। तो इसका मतलब है जो बाई एक्सटेंशन बेसिस ऑफ R5, है ना। तो सबसे फर्स्ट चीज क्या है कि ये जो वेक्टर्स है वो तो हमें रखने ही रखने हैं। इन वेक्टर्स को लेकर हमको बेसिस बनानी है। इसका मतलब है इन वेक्टर्स में हम कुछ ऐसे लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स डाल दें जो बेसिस फॉर्म कर दें। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसकी फर्स्ट पोजीशन पे प्योर पोजीशन है, सेकंड पोजीशन यहां पर है, थर्ड पोजीशन हमारे पास वेकेंट है, ठीक है। तो थर्ड पोजीशन वाला जो E3 है, वी कैन जस्ट इंक्लूडेड हेयर, तो यहाँ 0 0 1 0 0, ठीक। फिर इसके बाद हम फोर्थ पोजीशन वाला इंक्लूड कर लेंगे, एंड दैट 0 0 0 0 1। ध्यान देना, समझ में आ गया। देखिए फर्स्ट पोजीशन पे प्योर था, तो फर्स्ट पोजीशन वाला हम स्टैंडर्ड बेसिस में नहीं लेंगे वेक्टर, सेकंड पोजीशन पे था वो नहीं लेंगे, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन हमारी वेकेंट है, वहां पर पिवोट नहीं है, या फिर वहां पर जीरो जीरो रोज है वहां पर, तो हम E3 E4 और E5 इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे, और जब हम इनको बनाएंगे हम अपनी मैट्रिक्स, तो वो हमारे पास रो इक्विवेलेंट फॉर्म में ऑलरेडी रहेगी। इसका मतलब हम क्लियरली कह पाएंगे
कि हमारे पास ये जो वेक्टर्स हैं वो कैसे हैं, एलआई वेक्टर्स हैं। दिस इज आर एलआई वेक्टर्स। और अगर हमारे पास 5 एलआई वेक्टर्स मिल गए तो ये क्या फॉर्म कर देगी, बेसिस। समझ में आया? क्लियर? हेलो? जी सर। तो मैट्रिक्स फॉर्म में दिखाना जरूरी होगा सर? किसको मैट्रिक्स फॉर्म में? इसी नहीं, इसको इसी दिखाना पार्ट को। जरूरी नहीं, दिखाना जरूरी नहीं, ये तो हमें फॉर्म करना है ना आगे। लेकिन जब हमें रिड्यूस करना होगा लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के अंदर, तो हमें स्टार्टिंग जो गिवन वेक्टर है उनको तो मैट्रिक्स में लिखना पड़ेगा आपको, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। और उसमें जो जी ठीक है सर। वेक्टर्स, जो वेक्टर किसी अदर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में होंगे, वो सारी की सारी रो जीरो हो जाएंगी। तो ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने का या एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने का ये बेनिफिट होता है। क्लियर? तो इसमें क्या है कि ये जो हमारे पास नीचे की दो वेक्टर थी, दे आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीवियस टू वेक्टर्स, और ये तुम्हारे एल आई वेक्टर्स हैं। तो हमें अगर एल आई वेक्टर्स मिल जाते हैं और ये विल बी आल्सो जनरेट, क्योंकि ये इन दोनों को जनरेट कर रहे हैं और इस सारे वेक्टर्स की मदद से हमारा पूरा सब स्पेस जनरेट हो रहा है। ओके, तो इट मीन दैट कि दीज आर टू एलाई वेक्टर्स एंड आल्सो दे आर जनरेटिंग वेक्टर्स। और बेसिस का डेफिनेशन क्या होता है, जनरेटिंग वेक्टर एज वेल एज एलाई वेक्टर्स। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं, बेसिस बनाते हैं। तो अगर कोई जनरेटिंग सेट है तो उसको रिड्यूस करके हम उसके एलाई लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर जोड़ लें, और वो जो एलाई लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगी वही बेसिस एलिमेंट हो जाएंगी, वो बेसिस को फॉर्म करेंगे। और जितने हमारे पास एलाई वेक्टर्स होंगे वही उसकी डायमेंशन हो जाएगी, वही उसके। तो हमें क्या करना होता है, अगर हमारे पास जनरेटिंग वेक्टर्स का सेट दिया हुआ है तो हमें उसे उसके अंदर एल आई वेक्टर्स ढूंढने हैं, या फिर अगर उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो उसमें रो इक्विवेलेंट फॉर्म देख लें और उसकी रैंक को देख लें, तो जो उसकी रैंक होगी दैट विल बी द डायमेंशन ऑफ दैट सब स्पेस। ठीक। अब हमने जब ये देख लिया तो उसके बाद हमें इसे एक्सटेंड करना है, तो एक्सटेंड करना है किसमें, R5 के लिए। अब R5 के लिए हमें 5 वेक्टर्स एल आई चाहिए, क्योंकि उसकी डायमेंशन 5 होती है, तो 5 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर चाहिए विच आल्सो आर जनरेटिंग सेट, है ना। तो आपको क्या करना है, हमें ये देख रहे थे यहाँ पर टू पोजीशन पे, वन पे हमारे पास प्योर पोजीशन है, टू पे यहाँ पर सेकंड में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे कोई प्योर पोजीशन नहीं है। तो हमें क्या करना है, उस अ, दो आपका E3, E4 और E5 इसको हम इंक्लूड कर लेंगे, तो वो एलआई वेक्टर्स बने रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर अभी सपोज दैट अगर हम, वो तो अगर हम इसको, ये जो हमने वेक्टर्स लिखे हैं अगर हम इनको थोड़ा मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो यू कैन सी क्लियरली 1 1 2 3 ये आई है, फिर 0 1 -2 -4 एंड -2, एंड दिस इज अब थर्ड 0 0 1 0 0, एंड दिस इज 0 0 0 1 0, एंड दिस इज 0 0 0 0 1। क्लियर? अब ये हमारे पास प्योर पोजीशन हैं, सब में हमारे पास इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 5, डायमेंशन इज 5। और ये एलआई वेक्टर्स हैं, ये एलआई वेक्टर्स हैं तो ये क्या फॉर्म कर देंगे, बेसिस फॉर्म कर देंगे। तो जब हमें एक्सटेंड करना होता है तो कीपिंग द प्रीवियस वेक्टर, जो वेक्टर्स को हमें लेके चलना है तो उनको रखना ही रखना है, बट ये देख लेना किन पोजीशन पे पिवोट नहीं है ना, उन पोजीशन वाले हम स्टैंडर्ड बेसिस से एलिमेंट्स उठा लेंगे और उसके हम एक एनदर बेसिस फॉर्म कर देंगे। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? जी सर ठीक है। समय है 4 मिनट्स है, एक सवाल और कर लेते हैं। ये थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि टाइम कम है। तो फाइंड द बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ द सब स्पेस डब्ल्यू ऑफ वी। वी जो है दैट इज योर M टू 2 2 मतलब वी आर टेकिंग ओवर R। ठीक है, तो यहाँ पर डब्ल्यू स्पेस है, जो डब्ल्यू सब स्पेस विच इज स्पैन्ड बाई, स्पैन्ड का मतलब जनरेटेड बाई, है ना। तो जनरेटिंग वेक्टर्स गिवन है इसके अंदर भी,
कौन कौन से हैं मैट्रिसेस? एक तो ए मैट्रिक्स गिवन है, दैट इज व्हाट, 1 - 5 -4 and 2। बी जो है तुम्हारे पास, दैट इज योर 1 - 1 -1 and 5, एंड दिस इज सी है। ऐसे ही करना है। और हमने आपको ये भी बताया था कि कोई पॉलिनोमियल हो, कोई मैट्रिसेस हो, सबको टपल में आपको कन्वर्ट करना है। और टपल में कन्वर्ट करके आप आसानी से उसको एलआई देख ली। तो इनको आप टपल में करेंगे तो क्या, पहली मैट्रिक्स को आप पहले उसमें लिख दे रहे हैं। तो 1 - 5 1 दिस -4 ये फर्स्ट टपल हो गया। फिर दूसरी मैट्रिक्स को दूसरी रो में लिख दो, 1 1 -1 and 5। फिर तीसरी रो को 2 - 4 - 5 and 7, एंड देन 1 - 7 -5 and 1, इस तरीके से लिख दो। अब इनमें देख लीजिए, अब इनको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो पहले तो हमारी रो सेम रहेगी, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज द फर्स्ट रो। और दिस इज 1 - 1, तो ये 0, 1 - 1 is 0, 1 - 5 is 6, and -1 - 4 is 3, and 5 - 2 is 3, and 2 - 2 times of R1 है ना, तो ये हो जाएगा 0, एंड -4 and 10, तो ये हो जाएगा 6। फिर -5 and 8 is 3, एंड 7 फिर नेक्स्ट 1 - 1 is 0, -7 -5, तो ये माइनस का 2, एंड -5 and -4, तो ये माइनस का 1, एंड 1 - 2, तो ये माइनस का 1। ठीक। फिर हम अगर इसको और रिड्यूस करें, यू कैन इजिली सी दिस इज 1 - 5 - 4 and 2, 0 6 3 3, है ना। और इसमें हम अगर इसमें सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये 0 0 बचेगा। और इसको अगर हम -3 से डिवाइड कर दें, या -3 से, हाँ, -1/3 से मल्टीप्लाई कर दें, और इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर दें, या 1/3 सेपरेट कर 1/3 से हम डिवाइड करके इसमें ऐड कर दें, तो भी यहाँ पर 0 0 आ जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो ही प्योर पोजीशंस हैं। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन हमारे पास क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, अगर हम इसकी मैट्रिक्स को एम बोल रहे हैं, तो दिस मैट्रिक्स एम की जो रैंक होगी दैट विल बी इक्वल टू 2। और यही डायमेंशन हो जाएगी, तो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इज जस्ट इक्वल टू 2, जो इस सब स्पेस है। और हमारी अगर बेसिस की बात करें, ठीक है, तो बेसिस के अंदर यही जो फर्स्ट 2 रोज हैं, इनको उठा के एज अ मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दीजिए। तो बेसिस की अगर हम बात करें, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, पहली जो मैट्रिक्स हो जाएगी 1 - 5 - 4 and 2, ये एक हो गई। और दूसरी हमारे पास 0 6 3 3। बस दिस इज और बेसिस। तो बेसिस में दो एलिमेंट्स होंगे, और दीज टू मैट्रिसेस आर लिनियरली इंडिपेंडेंट, और आल्सो आर जनरेटिंग, वो आल्सो जनरेट कर रही हैं। क्लियर? समझ में आ गया यहाँ तक? जी। जी सर। है ना। तो हम आपको कुछ क्वेश्चन भेजेंगे जिनको आप ट्राई करिएगा, है ना। अभी ग्रुप में हम मैसेज कर देंगे, तो उन क्वेश्चंस को आप सभी लोग ट्राई करिएगा। ओके। ओके सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।